Let's wait for 5 minutes so सब join कर लें and then we'll start. वालेकुम सलाम. बेटा आप सबको मैंने एक्सेस दिया, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट फर्स्ट आप लोग जस्ट एक कंप्लीट डिटेल ले लो. ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे. वी जस्ट मैं ब्रीफ से आपको व्यू बताऊंगी एंड देन विल गेट स्टार्टेड बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी ओरिएंटेशन वगैरह काफी अपलोडेड है यूट्यूब पे. तो वी विल कम बैक टू द एक्चुअल पॉइंट. सिर्फ आई थिंक 2 लोग रह गए हैं. सिर्फ 2 मिनट और वेट करते हैं, अदरवाइज में हम लोग स्टार्ट करते हैं. जस्ट 2 पीपल. मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन करके रखिए. अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग FAQs को भी कर लेंगे. अच्छा जी, आई सपोज तो बाकी लोगों के इंटरनेट का इशू होगा या व्हाटएवर. सबसे पहले तो जो ये इसका ड्यूरेशन है वो है 1 मंथ. आपको CSS है PMS दोनों के लिए completely हेल्पफुल होगा. इसमें हम 10 essentials of essay को डिस्कस करेंगे. ठीक है. हमारी जो क्लास होगी उसका स्केड्यूल है, फर्स्ट 3 डेज क्लास होगी और जो लास्ट 3 डेज है उसमें आप लोग मुझे अपना जो राइटअप है वो मुझे ईमेल करेंगे. जो मैं फर्स्ट 3 डेज में पढ़ाऊंगी वो आप मुझे भेजेंगे फॉर इवैल्यूएशन. ईमेल ID है ठीक है. अच्छा जी. उसके अलावा इसमें हम करेंगे क्या, वो मैंने वैसे डिटेल वीडियो भेज दी कि हम इसमें क्या क्या करेंगे. लाइक जो पूरे ऐसे है उसको 3 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे और हर पार्ट को 2 वीक्स देंगे ताकि हमारी कोई भी चीजें लेफ्ट ओवर ना रह जाए, हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाए और हम 5 पेपर को भी डिस्कस कर सके. अच्छा जी, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन. अब हम लोग मतलब इसके यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ ले. कोई ड्यूरेशन कोई कुछ भी तो रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी आपको. इन केस यू पीपल स्ट्रगल फॉर वट एवर रीजन तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा. लेकिन ऑब्वियसली जो एक लाइव सेशन में आप क्लास में पूछ सकते हैं बात, जो अपनी राइटअप की डिस्कस कर सकते हैं, वो आपकी
ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में वो क्वेरीज नहीं एड्रेस हो सकती बिकॉज आई कांट बी देयर 24/7 फॉर यू पीपल। सो मैंने ये लाइक एक क्यूमुलेटिव सेशन रखा है ताकि आप सारी अपनी क्वेरीज को यहाँ पे एड्रेस कर सको। सो ये था इसकी बेसिक इन्फो। अभी मैं आपको बगैर टाइम वेस्ट किए 10 एसेंशियल्स ऑफ एसे पे लेके चलती हूँ। बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, पहले तो आपको ये बताना है ऐसे होता क्या है। ऐसे मीन्स एन अटेम्प्ट। इसमें बेसिकली हमारे जो स्कैटर्ड थॉट्स होती हैं हम उसको स्ट्रीमलाइन इस तरीके से करते हैं कि उसका प्रॉपर इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन हो। ये बेसिक एसेंस है। लाइक एक पैराग्राफ को देख लें, 1 पेजर को देख लें, 1000 वर्ड्स को देख लें, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए होता है, पीएमएस के 2000 वर्ड्स के लिए देख लें, या सीएसएस के 3। आपको पता है इन्होंने ये सीक्वेंस क्यों रखा है? बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन जैसे जैसे हमारे वर्ड काउंट की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते हैं, और जब हमारी रिक्वायरमेंट 1000 या उससे कम होती है हम उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अंदर वही 3 चीजें होती हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा जी, अब इंट्रो पार्ट में क्या क्या होता है? इंट्रो पार्ट ऑफ एसे में अभी मैं आपके सामने ऐसे के पास पेपर को सामने रख के भी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ एक दफा आपको बता दूं ये है क्या और किस तरह से हमने लेके चलना। और आपकी जो छोटे छोटे क्वेरीज होती हैं, थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में लिखना है, एंड में लिखना है, आउटलाइन में लिखना है, क्या करना है, वो सारी क्वेश्चंस भी आज ही एड्रेस हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, काइंडली काइंडली म्यूट कर ली, कर ली। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप लोग कर सकते हैं बट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, नॉट नाउ। क्योंकि अब हमारा अगर मैं इस चीज में सारी क्वेरीज लेने लग गई तो हमारा एक्चुअल लेक्चर वहीं पे रह जाएगा। कई टाइम से आ जाए करेंगे, फिर जो है ना मैं बस एडिशन करने में लगी रहती हूँ, अलाउ करने में, तो काइंडली इसको देख लें जरा, टाइम से आ जाए करें। बहुत लेट हो गया आज, कल से मैं इतना वेट नहीं करूंगी। अच्छा, इंट्रो पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया बॉडी पार्ट ऑफ एसे हो गया। उसमें हमारे पास आगे आर्ग्यूमेंट्स, जिसको मैं नाम देती हूँ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, उसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगी क्यों कहती हूँ। ठीक है। फिर आ जाता है कॉजेस, फिर आ जाते हैं हमारे पास इम्पैक्ट। ठीक है। लास्ट पार्ट हो गया कंक्लूजन। आप लोग इस काबिल होंगे कि आप फुल लेंथ ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेप्स, सॉरी 8, नंबर 8, steps already taken, measures and then conclusion। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे रुकते हैं और एक चीज एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन जो होता है कि कॉजेज उसने पूछे हैं, क्या हम फिर भी लिखेंगे? द आंसर इज यस। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अगर हमें ना आता हो जी, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। ये 2 चीजें आप छोड़ सकते हैं, मैं इसके आगे लिखने लगी हूँ, बट रेस्ट ऑफ द ऐसे जो है वो आपको करने इन आइदर केस। गॉट इट? अच्छा, मैं रेज योर हैंड अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है।
अपना खुद ही अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज करना है और ये देखना है पीछे डिस्टोर्शन ना हो। सिर्फ 5 मिनट है FAQs के लिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलो फिर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जुनैद बात कर रहे हैं। जी बात बताइए। जी हाँ, जी जुनैद। मैम जी मैम, ओरिएंटेशन जो वीडियो आपने सेंड की थी मैम, वो 6 वीक्स का प्लान था, तो जी वो आप इसी इसी 1 मंथ में कवर करा देंगी? जी बिल्कुल बेटा, उसमें वो बेसिकली वो इनहैंस 2 मंथ का प्रोग्राम है, लेकिन हम ऑब्वियसली इसमें इवैल्यूएशन पे इतना फोकस नहीं हो सकता। मेरी भी जी कुछ जी वो है, लेकिन आपको सारा जो लाइक मेरे एंड पे सारा कुछ जो पेंडिंग है वो डिलीवर होगा। फर्क कहाँ पे आएगा? सिर्फ फर्क यहाँ पे आएगा कि जो लाइक हर एक को अलग से 3 दिन इवैल्यूएशन देते थे, आप वो वन ही लाइक फर्स्ट वीक में जितना काम कराऊंगी वो आप मुझे ईमेल कर दोगे सैटरडे को, ठीक है? जी मैम। जी लेकिन होगा जी अंदर सेम, एवरीथिंग वुड बी सेम, कोई जी चीज मैम। चेंज नहीं होगी और पास पेपर को भी हम इक्वली कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि जी मैम। ऑब्वियसली मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बट इस ये फ्री है, इट डजंट मीन के इसमें क्वालिटी का कोई इशू होगा। कीप दिस इन जी माइंड। जी ये आपको जी 20,000 वाला कोर्स जो है आपको फ्री में दे रही हूँ। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आई वांट टू डिलीवर एट द ग्रास रूट लेवल। मैं चाहती हूँ कि जो लोग वैसे 20,000 पे नहीं कर सकते उनको वही सेम चीज मिले, ताकि वो उसको जो है उनके लिए एक स्ट्रीमलाइन हो। यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट कंसोलिडेटेड एज सच, क्योंकि वो रैंडमली वंस इन अ वीक 2 वीक्स के बाद कोई एक वीडियो में अपलोड कर देती हूँ। बट यहाँ पे आपको वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जैसे भी आपने देखा कंप्लीट फ्लो के साथ। अभी मैं पास पेपर के साथ शुरू करूंगी और ऑपोजिट चलेंगे। वही जो मैंने आपको वीडियो भेजी है, आप वो देखेंगे तो आपको सीक्वेंस समझ आता रहेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट मैम। नो वरीज एट ऑल। अच्छा बेटा, सो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी मैं आपके सामने शेयर करने लगी हूँ पास पेपर CSS 2023 का एडवांस सेशन कराऊंगी, ताकि आपका वो चीज जो है लाइक फॉर इंस्टेंस डिस्क्रिप्टिव आ जाए या PMS आ जाए तो सेम रहे आपका। चीजों को शॉर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होता, ठीक है? चीजों को समझना, उसके पूरे डिटर्मिनेंट्स को, एसेंशियल्स को अंडरस्टैंड करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइएगा। और एक बच्चा पता नहीं मैसेज करके पूछा, आप इसको मेरे पे आपके मैसेज तो नहीं देगा, देगा रिप्लाई केस किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देता है तो वो भी रिप्लाई कर सकता है, उसको बता दे कि ज्वाइन कर ले, हम क्या हुआ। ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर नहीं क्लियर होगी तो यू पीपल में लेट मी नो कि नहीं हुई। अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर आई सपोज तो हो रही है। पहले क्या लिखा हुआ है? मेक एन आउटलाइन। इससे ये चीज हमें पता लगी कि इन आइदर केस वी हैव टू मेक एन आउटलाइन। ये ऑप्शन नहीं है, इट इज काइंड ऑफ नेसेसिटी, राइट गाइस? जुनेद, आई सपोज तो आपकी तरफ डिस्टोर्शन नहीं थी, तो आप अपना अनम्यूट रखो ताकि एक काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन हो। और लाइक हम एक दूसरे को, मतलब आपको आवाज आ रही है, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे। जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर है, अच्छा इट्स ठीक है। ऑडिबल। जी जी, आप काइंड ऑफ क्लास के बिहाफ पे एक्नॉलेज करते रहो, ताकि ये ना हो कि मैं खुद ही बातें करती रहूं और इंटरनेट जो है इनस्टेबल भी हो जाता है बीच में। जी मेक मैम। एन जी आउटलाइन। अच्छा जी, मेक एन आउटलाइन में सबसे पहले उसने चीज की, मैं हमेशा बिगिन विद एंड इन माइंड की अप्रोच से चलती हूँ। उसने जैसे एग्जामिनर हम सामने रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमने तैयार करना अपना मेक एन आउटलाइन। इसका मतलब है आउटलाइन इज काइंड ऑफ नेसेसिटी। 30 मार्क्स होते हैं आउटलाइन के। एग्जैक्टली तो उसने नहीं कहा, लेकिन रफली 25-30 मार्क्स होते हैं, इट प्लेज अ ह्यूज रोल। तो आपको आउटलाइन पे स्पेशल फोकस करना है।
अब यहाँ पे एक जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज आउटलाइन की 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे साइड में करके आपके लिए लिख रही हूँ एनोटेट करके, ताकि आप लोगों के पास इट वुड बी पार्ट ऑफ योर मेमोरी। मैं सैंपल भी आपको प्रोवाइड करूंगी आउटलाइन के। आउटलाइन की टाइप्स है 3। फर्स्ट टाइप है फ्रेज मेथड, सेकंड टाइप है क्लोज मेथड, थर्ड टाइप है मिक्स्ड phrases and sentences। ठीक है। अच्छा, जो phrases मेथड है वो ज्यादा ही शॉर्ट हो जाती है, जो क्लोज मेथड है वो ज्यादा ही लेंथी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। फ्रेज में क्या होता है, लाइक अगर आप जैसे लैक ऑफ करप्शन है, ठीक है, फिर आप लिखते हो रेटिपिज्म। क्लोज में क्या होता है, आप कंप्लीट सेंटेंस लिखते हो, देयर आर फ्यू एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, वन ऑफ देम इज। इस तरीके से आप प्रॉपर डिटेल में सेंटेंसेस बनाते हो। मिक्स्ड में क्या होता है कि आप सारी ओवरऑल तो नहीं सेंटेंसेस में करते, सारी आउटलाइन फ्रेजेस में होती है, जस्ट आर्ग्यूमेंट्स जो आप प्रेजेंट करते हो दैट वुड बी इन सेंटेंसेस। अभी मैं सैंपल दिखाऊंगी, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे मे मतलब बता सकते हैं, मैं कोई भी माइंड नहीं करूंगी कि आप लोग बार बार मुझे इंटरप्ट करें या कुछ नहीं। अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है आउटलाइन से रिलेटेड तक तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। जी मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मैं आपके सामने सैंपल दिखाने लगी हूँ। इसमें मोर देन 100 आउटलाइंस हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल हाँ मैम, मैम। इसमें जी अच्छा, जी मैम। लेट्स से वैसे ये वाला लिंक आपको मैं भेजूंगी 100 वाला। इसमें सारी इसकी समरी है अब तक की, टॉप 100 ब्लॉग्स फॉर ऐसे राइटिंग। इसमें पूरी की पूरी समरी है, जितना भी ब्लॉग में सारी डिटेल समराइज करके पढ़ाओ। बट लेट्स से मैं ये वाला शुरू करने लगी हूँ। कोई सा उठा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। Can people see the screen? Socio-economic problem of Pakistan, CSS essay writing। अब ये इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको आउटलाइन का मेथड बताने लगी हूँ कि हम जो यूज करेंगे दैट इज द मिक्स्ड मेथड। हमारा जी ये मैम। जो पार्ट होगा ना, मैं स्पॉटलाइट ऑन कर रही हूँ, हमारा ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ सेंटेंसेस में दिस, and the rest of it is in the phrases you people can see at your own, जैसे leadership crisis, lack of political will। लेकिन अगर आप ऊपर देखें, hydra of terrorism has increased। ये मैं अगेन से कर रही हूँ आपके लिए एनोटेट, ये देखें, ये सेंटेंसेस की फॉर्म में, ये फ्रेजेस की फॉर्म में। रीजन देयर बाय, आसान लफ्जों में आर्ग्यूमेंट्स जो देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, वो हमें पूरी बात बतानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, लेकिन जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसमें फ्रेजेस से भी गुजारा हो जाता है। कोई एम्बिग्विटी तो नहीं यहाँ तक? ये जी आपके नहीं मैम। सैंपल है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, ऐसे के 10 एसेंशियल्स हैं स्टार्ट से एंड तक। ये देखिए, नंबरिंग नहीं की, बट आप 1 2 3 करोगे तो इट वुड बी फाइन। देखिए, टॉपिक है यहाँ पे, ये पास्ट पेपर से ही लिया गया है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ये इंट्रोडक्शन, फिर आगे व्हाट इज व्हाट, इसको बोलते हैं व्हाट इज व्हाट, देन अ केस इन पॉइंट। क्योंकि जेनेरिक था तो अगर हमने किसी की कोई कंट्री को और एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना, तो हम टॉप पे लिख देते हैं कि हम पाकिस्तान स्पेसिफिक करें, ताकि आप और वो एक ही पेज पे हो। देन मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया, करंट बताया, यहाँ तक मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और इस पार्ट का नाम क्या है, इंट्रो पार्ट। यहाँ तक इंट्रो पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्टोरिकल है ये इसमें है ऑप्शनल। गॉट इट? जी मैम, बिल्कुल मैम। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो गया,
सेकंड पार्ट में हमारे पास ये है आर्ग्यूमेंट्स। इसको और छोटा करती हूँ ताकि सेकंड पार्ट कंप्लीट एक पेज पे आए, आप लोगों को किसी किस्म की एम्बिग्युइटी ना हो। ये रहा आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जिसको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं। ये रहे कॉजेस, ये रहे इम्पैक्ट। इन तीनों को प्लस करें तो ये आपका बन गया है सेकंड पार्ट ऑफ एसे। मैं इस वाले को रिड्यूस कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक क्या बन गया, सेकंड पार्ट ऑफ, जिसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। सैंपल आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग आपके सामने है, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या है, तीन चीजें अगेन से एनोटेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर योर ईज। ये है स्टेप्स ऑलरेडी टेकन 1, Myers 2 and the conclusion 3. ये है लास्ट 3 parts. Got it? Yes, ma'am. Alright. अच्छा जी, पहला हमने अभी तक पहली बात को एड्रेस किया। मैं बेटा आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, जो लोग भी चैट में बता रहे हैं, वो मैं एंड पे लूंगी एक ही दफा, ठीक है। अभी मेरा फोकस ये है कि मैं जस्ट आप लोगों को पहले बता दूं, पास पेपर को सामने रख के किसी किस्म की एम्बिग्युइटी ना आए। आप स्क्रीन शेयर हो रही होगी दोबारा से ऐसे पेपर बनी। इज इट सो? Yes, ma'am. अच्छा, मेक एन आउटलाइन, आपको सैंपल दिखा दिया, आउटलाइन की टाइप्स बता दी, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने एसेंशियल्स होते हैं, हमने उसको ब्रीफ बर्ड आई व्यू ले लिया, ये आपके सामने। दूसरा उसने कहा राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। कॉम्प्रिहेंसिव को उसने किया है बोल्ड। कॉम्प्रिहेंसिव से अब क्या मुराद है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, अपनी समझ बूझ के मुताबिक टॉपिक को कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर में लिखना। और उसने ब्रैकेट में वर्ड काउंट बता दिया, उसने आपको एलिमेंट्स नहीं बताए। आप लोगों ने अगर फॉर इंस्टेंस वो कोर्स कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इम्पैक्ट्स नहीं देने के, उसने मांगे ही नहीं हुए। ये बात बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में एम्बिग्युइटी क्रिएट करती है। वो कहते हैं उसने कोर्स तो मांगे ही नहीं, वे फॉरवर्ड लिखा तो मैं उसको क्यों कोर्स दूं या इम्पैक्ट क्यों दूं। उसने आपको कहा है कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, और कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे की इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेशन है प्रॉपर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। उसने ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई कर दिया कि वर्ड काउंट। जो मैं आपको वर्ड काउंट की कैलकुलेशन बताऊंगी दैट वुड बी वेरी मच स्पेसिफिक, और जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मूलाज स्ट्रक्चर बताऊंगी वो एक कंप्लीट स्मूथ स्टार्ट से एंड तक होगा, सही है। सो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे में हमारे पास तीन चीजें होती है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, और उसके 10 एसेंशियल्स होते हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ताकि आपको आइडिया कॉम्प्रिहेंसिव से उसकी क्या मुराद है। उसने कहा ऑन एनी वन भी उसने बोल्ड किया है, क्योंकि स्टूडेंट को एम्बिग्युइटी ना हो, वो ये ना समझे कि मैं 2 ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ 50 चलो मार्क्स 50 एक के 50 ऐसे नहीं। उसने कहा 1, सिर्फ एक ही टॉपिक आपका कंसीडर होगा। उसके बाद उसने कहा है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा, डिस्कोर्स क्या होता है, जिस तरह लुगत होती है ना, जिस तरह वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज होते हैं, उसको डिस्कोर्स बोलते हैं। वो कहते हैं उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कोर्सेस को यूज करना। डिस्कोर्सेस में क्या होता है, वे ऑफ एलैबोरेटिंग थिंग्स होता है, टाइप ऑफ नरेटिंग थिंग्स। ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। उसने फिर क्लैरिटी दे दी। वैसे हम में से अनफॉर्चुनेटली कोई भी एज अ स्टूडेंट बॉदर नहीं करता कि हम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ ले कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए मुझे आपको ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने बताना पड़ रही है, और आज बता रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। तो इसीलिए ईजी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। पहली टाइप है, उसने बोला एक्सपोजिशन। अब एक्सपोजिशन की टाइप ऐसे ही है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से हमारे पास आ जाता है, एनोटेट अगेन, मैं आपको यहाँ पे डिस्कोर्सेस की डिफरेंट टाइप आसान वर्ड्स में समझाने लगी हूँ। एक्सपोजिशन मीन्स expansion of your ideas with the help of examples.
मिसाल के तौर पे मैं कोई बात कहती हूँ तो मैं फट से कोई एग्जांपल निकाल के ले आती हूँ। टॉपिक है वॉर ऑन टेरर, ठीक है। अब वॉर ऑन टेरर सिंपल हाली, इसको कितना का आप टेररिज्म को एक्सपैंड करेंगे। वो कहते हैं मुझे जुबानी कलामी स्वीपिंग सेंटेंसेस नहीं चाहिए, सिर्फ बुटबोस्टी के हद तक कि वॉर ऑन टेरर ये होता है, उसकी इतनी टाइप है, उसका ये है। वो कहते हैं मुझे खोल खोल के एग्जांपल, अगर हम डिस्कोर्स मेथड यूज करें एक्सपोजिशन, तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल बताएंगे। हम कहेंगे फॉर इंस्टेंस अफगानिस्तान, हमने अफगानिस्तान को केस स्टडी बनाया और बताया कि किस तरह से ये कंट्री एज एन एग्जांपल ऑफ वॉर ऑन टेरर है। दूसरा है आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंटेशन में क्या होता है, आप उसके गिवन टॉपिक से, मैं इसलिए एग्जैक्टली लिख रही हूँ, गिवन टॉपिक से या एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या फिर आपकी मिक्स्ड ओपिनियन होती है जिसको मॉडरेट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, चौथी तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना। आप आर्ग्यू करते हो, आप कहते हो कि पाकिस्तान में जो है वॉर ऑन टेरर से ज्यादा दूसरे इश्यूज ने जो है प्रॉब्लम, ज्यादा इश्यूज ज्यादा क्रिएट किए हैं, ये एक स्टांस हो गया। वो पूछता है, वो कहता है कि वॉर ऑन टेरर इज द मदर ऑफ ऑल सोशल इवल्स। मैं इधर एग्जांपल लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। अच्छा, फॉर मिस्टर ए आर्ग्यूमेंट में वो कहता है बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। मिस्टर बी कहता है नहीं भाई, सिर्फ टेररिज्म नहीं है, सोशल इवल्स की और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि इस चीज को बता रहा है कि भाई ये चीज हमारे मतलब हम नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे हमारी लीडरशिप क्राइसिस हो गई, या करप्शन हो गई, या फिर जो है पॉलिटिकल अपहेवल हो गया। वो सोशल इवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेररिज्म। जो बंदा डिसएग्री करेगा, अब एक बंदा है वो कहता है नहीं, मैं इन दोनों के मिड में अप्रोच रखता हूँ, मेरे ख्याल से टेररिज्म के ज्यादा नुकसानात हैं लेकिन दूसरे भी फैक्टर्स का रोल इक्वल है। तो वो क्या करेगा, मॉडरेट अप्रोच को रखेगा। आर्ग्यूमेंटेशन में उसकी अप्रोच होगी मॉडरेट। यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ आ रही है? मैं डिस्कोर्स तो उसकी फर्दर सेकंड टाइप पे पहुंची हूँ। आर यू पीपल विद मी? यस मैम। ज्यादा डिफिकल्ट करके तो नहीं बता रही आपको मैं, आई एम ट्राइंग एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को आपके लेवल तक समझाऊं, लेकिन अगर कभी डिफिकल्ट लगे तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं मुझे वहीं पे। उसके बाद थर्ड आ गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन। आई थिंक स्पेस कम है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ एंड देन हम लोग फर्दर इसको इलेबोरेट कर जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने भी वैसे लेके ले ले लिया। ली है। ले लिया, जी अच्छा। मैम। ये नंबर 2 तो क्लियर होगी। एक्सपोजिशन डिस्कोर्स से मुराद एग्जांपल है। आर्ग्यूमेंटेशन में जब आप कोई आर्ग्यू करते हो, यस नो में और बी वाली सिचुएशन होती है। एंड देन नंबर 3 पे मैं डिस्कस करने लगी हूँ डिस्क्रिप्टिव। इसकी होती है फर्दर 2 टाइप्स। टर्म्स आपको पता होंगी लेकिन इसके पीछे लॉजिक नहीं पता होती स्टूडेंट्स को। एंड आई एम 100% श्योर आप में से 90% लोगों ने इस अप्रोच को फॉलो भी नहीं किया होना। मतलब आज तक इतने लोगों ने ऐसे तैयार करने की कोशिश की होनी है, बट उन्होंने ये जो इंस्ट्रक्शन टॉप पे आ रही हैं वो नहीं मतलब वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती बच्चों के लिए। ये आप लोग आते जाते क्यों है, मतलब ये आप लोगों ने आना जाना क्या लगाया हुआ है बेटा? इस तरह से मेरी डिस्ट्रैक्शन होती है, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ रुकता है,
तो इसीलिए कोशिश क्या करें, एक दफा आपने ज्वाइन कर लिया, प्लीज इसको बार बार आया जाया ना करें, स्टिक रहे, टाइम वेस्ट होता है बाकी लोगों का जो लोग सीरियसली बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन एक टाइप है, डिस्कोर्स है। इसमें दो तरह से हम अपनी बात को, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं बिफोर एक्सप्लेनिंग इट फर्दर, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप का ऐसे और उसमें सिर्फ एक ही हम सिर्फ एग्जांपल 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 लिखते जाए, हम जस्ट आर्गुमेंट आर्गुमेंट देते रहे या हम डिस्क्राइब करते रहे। वो कह रहा है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है हवा में हवाई बातें या स्वीपिंग सेंटेंसेस नहीं लिखने या फिगरेटिव मतलब जिनमें कोई जान नहीं होती। आप मेक श्योर आपको मार्क्स कब मिलेंगे, मेक श्योर करो कि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस करो। मतलब आपने एक बात की उसमें एग्जांपल दे दी, आपने कोई और बात की उसमें आर्ग्यू कर दिया कि इस बंदे ने ये कहा, इस ऑथर के मुताबिक ये, इसने ये सोच दिया। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी और हम प्रैक्टिकली क्लास में करेंगे भी। फिर आपको कोई चीज इस तरह की है, फॉर इंस्टेंस व्हाट इज व्हाट का पैराग्राफ है, तो उसमें चीजों को आप डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब ये सिचुएशन है, इसमें इतनी टाइप्स, इसमें ये स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं, या फिर आप किसी स्टोरी को नरेट करते हैं जो कि इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सो आपने ये नहीं समझना है कि मैंने एक डिस्कोर्स में पूरा ऐसे लिखना है, आपको सारे डिस्कोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसकी ग्रिप होनी चाहिए। सही हो गया। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, जब हम लोग किसी ऐसी चीज को जो कि हार्ड कोर फैक्ट्स होते हैं हम उसको लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इस रूम में लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो अगर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ऑन द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, तो मैं कहूंगी दिस रूम इज अ स्क्वायर, इट हैज लाइक जितने भी फिजिकल फीचर है, इट हैज चैंडरन, इट हैज वन रेफ्रिजरेटर, लाइक ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, something which is concrete, which is physical, which involve our maximum senses. But सेकंड टाइप क्या है, फंक्शनलिज्म। इसमें हम चीजों को डिस्क्राइब करने का वे चेंज हो जाता है। अब की बार मैं आपको कहूंगी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या फंक्शन है, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर। यहाँ पे कैसे की अरोमा है, अब इसको मैं टच तो नहीं कर सकती ना, अरोमा को कैसे की स्मेल आ रही है उसको टच नहीं कर सकती। मैं क्या फंक्शन कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप रिसेप्टिव हैं, मैं डिलीवर कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। सो डिस्क्रिप्शन में दो टाइप्स हैं, एक होती है स्ट्रक्चरलिज्म जिसको कि हम टच वगैरह कर सकते हैं और फिजिकल होता है, ठीक है, और दूसरा उसके वाइस वर्सा होता है। फंक्शनलिज्म में क्या होता है, आप चीजों को वो वाली चीजों को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं बट उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट डिस्कोर्स है हमारे पास, दैट इज नरेशन। अब नरेशन में अगेन टू टाइप्स हैं, एज फर्स्ट पर्सन, एज थर्ड पर्सन। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं देती हूँ कि एज फर्स्ट पर्सन क्या है कि आपने नरेट करना, लेकिन नरेशन के लिए पहले आपने ऑब्जर्व करना। मैं आपको भेजती हूँ ट्रैफिक सिग्नल पे, मैं ये कहती हूँ कि आज आपने मुझे देख के बताना है कि कितनी कोई पर्टिकुलर टाइप की ये वाली गाड़ी कितनी कितनी गुजरी है और किस टाइम पे गुजरी है। तो आप जब नरेट करेंगे पहले ऑब्जर्व करेंगे तो एज अ फर्स्ट पर्सन होंगे। ठीक है, जब दूसरी वाली है वो एक एज अ थर्ड पर्सन। फॉर इंस्टेंस आप मुझे कहेंगे कि मिस्टर ABC है, ठीक है, और उसने मुझे ये बताया है कि सड़क पे इस टाइम पे इतनी इतनी गाड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका ऐसे से क्या लिंक है। देखिए, जब हम लोग ऐसे में एविडेंस देते हैं ना, तो उसके लिए हमें नरेशन की हेल्प चाहिए होती है। हम कोटेशंस को फोकस करते हैं, हम एग्जाम्पल को साइड करते हैं, हम कुछ लोगों को अलाउ लाइक दे आर गुड एट इट, तो उनको मैं कहती हूँ कि आप लोग एक पर्टिकुलर एंटीडोट से भी ओपनिंग सेंटेंस लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आएंगी। ऑब्वियसली इट्स योर फर्स्ट लेक्चर, लेकिन सब कुछ करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आई सपोज तो नहीं कोई क्वेश्चन होगा। क्रेडिट कोई क्वेश्चन नहीं। क्रेडिट कह रहा मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको 10 स्पेशल एक प्रॉपर रिदम में प्रॉपर सिमेट्री में रखवा दी है।
अब ये नहीं कि आपका दिल कर रहा है कि भाई मुझे जल्दी से आर्गुमेंट आया, मैं जल्दी से साथ ही कॉज लिख दूं इससे पहले कि मेरे माइंड से निकल जाए। लिखेंगे तो एग्जामिनर लोकेट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और आपके भी जो राइटअप है वो एक काइंड ऑफ मेस होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ की। वो कह रहा है मैं आपको तभी मार्क्स दूंगा जब आपका ऐसे ऑर्गेनाइज होगा, प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉपर उसका बॉडी पैराग्राफ्स, आर्गुमेंट्स होंगे, फिर कॉजेस फॉलोड बाय इम्पैक्ट्स होंगे, उसके बाद प्रॉपर कंक्लूजन होगा। ये नहीं कि मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से पहले कंक्लूजन कर दूं, अगर टाइम बचता रहेगा तो मैं सजेशन रिकमेंडेशन लिखता रहूंगा, ऐसे नहीं करना। वो कह रहा है मैं मार्क्स ही नहीं दूंगा। फिर दूसरा उसने क्राइटेरिया बता दिया रेलिवेंसी। अच्छा, इसमें मैं मिसाल देती हूँ अपने स्टूडेंट को। 2015 में ना वॉर ऑन टेरर पे ऐसे आया, तो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में ना एक खुशी की लहर दौड़ी हुई जी। उन दिनों एपीएस भी था, तो सब तैयार भी करके आए थे। तो उन लोगों को लगा जी क्या ही बात है कि हमारी तो बात ही एग्जामिनर ने दिल की बात सुनी है। अब जब उन्होंने स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखा, लाइक बकायदा मैं भी थी उस सेंटर में, तो बकायदा क्लैपिंग हुई थी कि भाई एक अच्छा ऐसे का टॉपिक आ गया और अब सब लिख सकते हैं। पहले ही था, पहला ऐसे ही था, वॉर ऑन टेरर एंड ह्यूमन राइट्स पे। अब सबने ना आओ देखा ना ताओ टेररिज्म का वर्ड देखा और उस पे एक तनबीह बांधनी शुरू कर दी। ठीक है, और क्या है टेररिज्म, क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है, और जब रिजल्ट आया सब फेल। क्यों? क्योंकि उसने टेररिज्म पे पूछा नहीं था, उसने कोरिलेशन पूछा था विद द रेफरेंस। असल टॉपिक ह्यूमन राइट्स पे था। मैं भी आपको 2015 का टॉपिक खोल के दिखाऊंगी तो आपको क्लैरिटी होगी। तो वो ये कह रहा है मैं मार्क्स नहीं दूंगा, भले ही आपने कोई आला से आला थ्योरीज और कोटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर और सब कुछ डाल दिए। रेलिवेंसी इज अ की, फिर ही मार्क्स मिलेंगे। हम ये समझते हैं, मैं कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा पेपर करके आया था, पता नहीं मुझे कहाँ पे आके मेरे मार्क्स नहीं मिले। तो कहाँ भी आके मार्क्स जो नहीं मिले उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन और इस पे क्वालिटी कंटेंट पे काम ही नहीं करते। लास्ट चीज जो है दैट इज अबाउट द क्लैरिटी। आपकी क्लैरिटी, आपके सेंटेंसेस इतने वर्बोसिटी में नहीं होने चाहिए कि उसको समझ ही ना लगे। मेरे पास इतने राइटअप आते हैं, मैं डेली ऑन एवरेज 5-6 ऐसे चेक करती हूँ डेली, कभी कभी इससे भी ज्यादा होते हैं। सबका ज्यादातर जो इशू होता है ना वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होती। लाइक वो सेंटेंस वो कहना कुछ चाह रहे होते हैं, वो लिख कुछ और रहे होते हैं। तो एग्जामिनर कहता है भाई तुम मुझे बहुत अच्छा इडियोमेटिक बेस सेंटेंस ना लिख के दो, मुझे क्लैरिटी वाले सेंटेंसेस लिख के दो, मुझे पता लगे तुम कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, पहले पता लगेगा क्या कहना चाह रहे हो तो बाकी बातें हो भी जाएंगी। ठीक है। सो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफी है, और कि आपको पता लग गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 1 से। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक, मैं आपको बताऊंगी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक कैसे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, आउटलाइन, मेन आउटलाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ले लेती हूँ। अच्छा, जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं, आयशा का क्वेश्चन है क्या हम तीन चीजें कोटेशनल ऐसे पे फॉलो करेंगे? नहीं आयशा, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, वो करेंगे लास्ट वीक या सेकंड लास्ट। कोटेशनल फिलोसफिकल का मेथड डिफरेंट है। अच्छा, नहीं आप इंट्रोडक्शन में सब पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट होता है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अब्दुल बासित, मुझे नहीं पता कि आवाज में कोई इशू था, अगर था तो आप लोग मुझे बता देते। अब तक तो मेरा ख्याल है लेक्चर भी पूरा हो गया, मैंने देखा ही। कोई इशू नहीं था मैम। अच्छा मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, मेरी तरफ से तो सिग्नल पूरे थे, आई डोंट नो क्या इशू था। आपके एंड पे होगा। नहीं बेटा, आयशा क्लिनिक की डिस्कोर्स तो फॉर्म ऑफ राइटिंग है ना, वो तो कोटेशनल बेस्ड ऐसे हो या कोई भी हो। तो म्यूट